Hello and good evening everyone. Piyush this side. Few days back I sent few questions in our Telegram channel, and as a response you people were asking to explain the whole socio-linguistic topic which is called Pidgin and Creole. So today we will be talking about this thing, this whole idea of Pidgin and Creole. तो इसके ऊपर एक एक करके अपन देखते हैं कि पिजिन एंड क्रियोल क्या है, ये किस तरह की भाषाएं, ये कैसे बनती हैं, कैसे पैदा होती हैं, क्या इस तरह की भाषाएं पहले थी या नहीं थी, या कुछ इनकी चर्चाएं रही थी, क्या क्या कारण, क्या क्या वजहें रही इनके एग्जिस्टेंस में आने की, इनके ऊपर आज अपन बात करते हैं। तो और इनके कुछ एक फीचर्स, ट्रेट्स क्या क्या हैं इन ज़बानों के, उनके ऊपर भी अपन देखते हैं। तो पहली चीज़ है वो है पिजन एंड क्रियोल्स आर कॉल्ड द कॉन्टेक्ट लैंग्वेजेस। अब नाउ व्हाट इज कॉन्टेक्ट लैंग्वेज? कॉन्टेक्ट लैंग्वेज इज व्हेन टू एंड मोर लैंग्वेजेस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अब इस लाइन से सवाल ये आता है कि क्या कॉन्टेक्ट लैंग्वेज पिजन एंड क्रियोल ही हैं? क्या पहले कभी भाषाओं का आपस में 2 या 3 ज़बानों का कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं था? हुआ था तो वो कैसा था? क्या ये कुछ नई चीज़ है? इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब आई विल शो यू ए पैराग्राफ विच इज़ कंसिस्टेड ऑफ 3 to 4 लाइन्स। उसके अंदर कुछ एक चीज़ों को अपन पढ़ते हैं और मार्क करते हैं और देखते हैं उसके अंदर अपन को किस तरह का कॉन्टेक्ट लैंग्वेजेस के अंदर देखने को मिलता है। क्या ऐसा कुछ पिजिन क्रियोल में है या नहीं है? तो पहले किस तरह का कॉन्टेक्ट देखने को मिल रहा था? भाषाविद, लिंग्विस्ट हैं, वो पहले किस तरह भाषाओं को पढ़ रहे थे? और पिजिन एंड क्रियोल 1960 के बाद ऐसा क्या बदलाव आए जिसको अपन को देखने की ज़रूरत पड़ रही है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ हियर इज दिस पैराग्राफ and it is consisted of, as I said, 4 lines. So I am reading out और उसके अंदर मैं कुछ मार्क करूँगा, कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ। सो पैराग्राफ में लिखा है, A bus was going through the jungle when it passed by a small bungalow nestled among the trees. Suddenly, a group of thieves tried to loot the bus. Just then, a Nambardar appeared like an avatar to save us. Now, here I have marked few words to make you understand the whole idea of contact language. उसके बाद अपन पिजिन एंड क्रियोल को भी देखेंगे। पहले कॉन्टेक्ट लैंग्वेज क्या है। अब ये वर्ड जो बस है ये लैटिन भाषा का है। जंगल है, संस्कृत से आया शब्द है। पास्ट की बात हो रही है तो ईडी लगा है, ये फ्रेंच से आया शब्द है। इसके बाद है बेंगलो, ये बंगाली, बांग्ला का शब्द है। लूट संस्कृत के लुंठ से बना है, ये भी संस्कृत का शब्द है। अवतार भी संस्कृत का है। नंबरदार है, ये पर्शियन का एक वर्ड है, पर्शियन से लिया गया। जिन भी शब्दों के बाद आप दार सफिक्स देखते हैं, नंबरदार, हवलदार, थानेदार, ज़मींदार, ये फ़ारसी के सफिक्स हैं, फ़ारसी से आए शब्द हैं। अब इन शब्दों को मार्क करने का उद्देश्य क्या है? क्या इस पैराग्राफ में अपन को लगता है कि हम इतनी सारी लैंग्वेजेस जानते हैं? लैटिन, संस्कृत, फ्रेंच, पर्शियन, संस्कृत, बंगाली, क्या इतनी भाषाओं का ज्ञान है हमें? जवाब होगा नहीं। हम बोल तो अंग्रेज़ी रहे हैं मगर इसमें बहुत सारे लोन वर्ड्स अंग्रेज़ी ने इधर उधर से उठा रखे हैं। तो इससे क्या चीज़ सामने आ रही है कि कॉन्टेक्ट तो लैंग्वेज का होता आया है।
मगर दूसरी चीज़ वो इस पैराग्राफ में अपन को देखने को मिल रही है वो ये है, एक कहानी के रूप में जो अपन ने चीज़ों का डिस्कशन किया उसमें देखने वाली बात है, यहाँ भी किसी डोमिनेंट लैंग्वेज के अलावा कोई छोटी भाषाओं का जिक्र नहीं है। क्या भाषाएं लैटिन फ्रेंच यही सब हैं या कुछ और भी लैंग्वेजेस होती हैं? फॉर एग्जांपल राजस्थानी में कितने सारे डायलेक्ट अपने पास हैं, उनका क्या कभी एक तरीके से अपन उनकी वो किस तरह से आए, किस तरह से भाषा में समावेश हुए, उनके बारे में इतनी जानकारी रखते हैं? मगर 1960 के बाद कुछ ऐसा होता है जब हमें जो भी सबॉल्टन या हाशिए की ज़बानें हैं उनके बारे में भी अध्ययन करने को मिलता है। और ये सबॉल्टन ज़बानें ही हैं आपके पिजिन और क्रियोल। इनको कभी एक तरह से पूरी तरीके से भाषा अध्ययन की कैटेगरी में रखा ही नहीं गया था। क्यों नहीं रखा गया था? क्योंकि जो लिंग्विस्टिक जो भाषाविद हैं, लिंग्विस्ट हैं, उनके पढ़ने की एक तरीका रहा है जिसे अपन एक तरह से जेनेटिक लिनिएज बोलते हैं। वो क्या है उस पे देखते हैं अपन आगे, उसके बाद पिजिन एंड क्रियोल पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने एक ब्रॉड हेडिंग लिखा है जिसका टाइटल आपको दिख रहा होगा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, और उसके बाद उसमें कुछ सब कैटेगरीज, सब हेडिंग अपन को देखने को मिल रही हैं। पहले नंबर पे है इंडो आर्यन, एंड इंडो आर्यन यहाँ 3-4 लैंग्वेजेस का जिक्र है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। दूसरे नंबर की जो लैंग्वेज है इंडो आर्यन ग्रुप की ही, वो है रोमांस लैंग्वेजेस, उसमें से, एंड रोमांस लैंग्वेज ए कंसिस्ट ऑफ लैटिन, फ्रेंच एंड रोमानियन। तीसरी जो कैटेगरी है वो है जर्मेनिक लैंग्वेजेस, उसमें इंग्लिश भी है, डच भी है, डेनिश भी है और स्वीडिश भी है। अब इन भाषाओं को भाषाविद कैसे पढ़ते थे? इसे कहा जाता था जेनेटिक लिनिएज। या वंश क्रम के आधार पे पढ़ते थे। जो डोमिनेंट बड़ी ज़बानें हैं, जिनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस है, जिन्होंने अपने सिंटेक्स वोकैब को बचा के रखा और इधर उधर से शब्द भी उधार ले रहे हैं, उनको ही सिर्फ पढ़ा जाता था। बाकी लैंग्वेजेस कैसे बन रही हैं, छोटे डायलेक्ट कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनका अध्ययन नहीं हुआ करता था। एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले वाले पैराग्राफ में भी अपन ने पढ़ के आए हैं कैसे समावेश हो रहा है भाषाओं का। लैंग्वेज का वर्ड जो बोरोइंग होते हैं वो 2 लेवल पे होते हैं, उन्हें कहते हैं इंट्रा एंड द अदर वन इज इंटर बोरोइंग और इंट्रा बोरोइंग। अब इंट्रा बोरोइंग क्या है? हिंदी उर्दू से भी शब्द लेती है, उर्दू हिंदी से, संस्कृत से, आपस में एक ही फैमिली की ज़बानें हैं, आपस में शब्दों का बोरोइंग इधर उधर होता है। रोमांस लैंग्वेजेस, जो भाषाएं लैटिन से इन्फ्लुएंस थी, उन्हें रोमांस लैंग्वेजेस कहा गया। इसमें लैटिन, फ्रेंच, रोमानियन है, ये भी आपस में एक ही फैमिली के इधर उधर शब्द लिए जाते हैं। जो जर्मेनिक लैंग्वेज है उसमें अंग्रेज़ी भाषा जर्मेनिक लैंग्वेज का ही हिस्सा है, ये भी इधर उधर से शब्द लेती है। अब बहुत से शब्द हैं अंग्रेज़ी में जो फ्रेंच भाषा से, फॉर एग्ज़ाम्पल जज, फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट, ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। जो इंटर एक तरह से वर्ड बोरोइंग हुई है, 2 अलग अलग फैमिली की भाषाओं में एक तरह से वर्ड शब्द आए हैं, तो वो इस तरह से शब्दों का आदान प्रदान भाषा में देखने को मिलता है। और इसे ही लिंग्विस्ट पढ़ते आ रहे हैं कई सालों से, पहले भी पढ़ते थे, 1960 से पहले तक। हल्की फुल्की आवाज़ें थी, डायलेक्ट जो भी हैं, जो इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं उनके बारे में, मगर उन पे जोर नहीं दिया जाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, डिमांड नहीं थी, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं था इन छोटे मोटे डायलेक्ट और ज़बानों के लिए बात करने के लिए। वक्त ऐसा आया उत्तर उपनिवेशवाद में, पोस्ट कॉलोनियल दुनिया में, जब प्रेशर ग्रुप बने, जब लोगों ने अपने अधिकारों की बात करना शुरू किया, तब जाके कहीं ना कहीं इनकी स्टडीज़ होना शुरू हुई। तो बोरोइंग है भाषाओं की, हमेशा से चलती आ रही है। वो एक लिमिटेड डोमिनेंट भाषाओं में तो देखने को मिलती है, बाकी में भी होगी, मगर उनका अध्ययन हमें इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हुआ ही नहीं इस कदर। अब आगे देखते हैं। अब अपने पास है जो छोटी
एक तरह से जो भाषाएं पिजिन एंड क्रियोल बन कैसे रही हैं, इनका अध्ययन 60 के बाद अपन को देखने को मिल रहा है। पुराने में तो हो रहा है, खूब पढ़ा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन भाषाओं को क्या कहा जाता था? छोटे जो डायलेक्ट थे उनको क्या कहा जाता था? बास्टर्ड लैंग्वेजेस, बास्टर्डाइज्ड लैंग्वेजेस, कुली इंग्लिश, या फिर लैंग्वेज ऑफ टार्जन, जो घुमक्कर जातियां हैं उनकी भाषाएं, एक तरह से टार्जन की भाषा, ऐसे शब्दावली। ऐसा ही गियर्सन का जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके अंदर गियर्सन जो दूसरी हिंदुस्तान की भाषाएं हैं जो उपबोली बोली हैं, उनके बारे में अध्ययन करना ही नहीं पसंद कर रहे। वो कह रहे हैं कि तो बास्टर्डाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, इन पे क्या पढ़ा जाए। तो हमेशा चलन ऐसा ही रहा, डोमिनेंट जो चीज़ है उसका ही अध्ययन हुआ भाषा में। अब प्रेस्टीज जिसकी थी, जिसको सर्विस, जैसे अंग्रेजी प्रेस्टीजियस है, हिंदी एक स्ट्रक्चर है प्रेस्टीजियस है, उर्दू है, इनका फ्रेंच है, लैटिन है, इनको पढ़ा गया। अब ये पिजिन एंड क्रियोल 60 के बाद पढ़ी गई, मगर ये हैं क्या, सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद देखेंगे इनकी आने की वजहें क्या रही, किस कदर ये, किस वजह से ये आई हैं, इनके बारे में भी देखते हैं। पहला जो नाम है अपने पास पिजिन, उसके बाद क्रियोल। यहाँ दो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, एक और दोनों ही बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़, बहुत फेमस फिगर हैं। एक का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसे अपन CR7 कह सकते हैं, CR7, और दूसरे का नाम है क्रिस गेल। क्रिस गेल हैं और CR क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, एक पोर्चुगीज़ हैं और दूसरे कैरेबियन आइलैंड वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं। इनकी भाषा पुर्तगाली है और इनकी जमैकन पटाओ है। दोनों की भाषाओं में भी दिन रात का फ़र्क है। अब इनको अपन एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में रख के समझते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको लगा कि कैरेबियन आइलैंड में सोना बहुत है, जहाँ क्रिस गेल रह रहे हैं, क्यों ना वहाँ से कुछ सोना लिया जाए, कुछ व्यापार किया जाए, कुछ बिजनेस किया जाए, ट्रेड करते हैं। ठीक है, गेल के पास भी बहुत सोना है, कोई आए खरीदने, कोई व्यापार करने तैयार है। अब दोनों मिलते हैं, रोनाल्डो घूमते घूमते पहुंचते हैं, गेल से मिलते हैं। अब बात ये आती है, अब ये बात कैसे करेंगे दोनों? इनकी लैंग्वेज अपनी पोर्चुगल, जो पोर्चुगीज़ है, इनकी जमैकन है। भाषाएं तो दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे की भाषा दोनों को नहीं आती है। अब कैसे बात करेंगे दोनों? तो ये आपस में मिलते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, धीरे धीरे इनकी बातचीत होती है। अब व्यापार करने के लिए आगे कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। जब बातचीत शुरू होती है तो गेल रोनाल्डो के कुछ शब्द पकड़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस शब्द पकड़ते हैं। जैसे रोनाल्डो को कहीं जाना है तो रोनाल्डो बार बार ये वर्ड, एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, आई एम गोइंग। ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। अब जब भी ये बोलते हैं आई एम गोइंग, उसके बाद ये उस जगह से छोड़ के चले जाते हैं। गेल को लगता है कि यार ये कुछ गोइंग, गो कुछ ऐसे बोल के चला जाता है, इसका मतलब, इस गो का मतलब कहीं ना कहीं जाना होता है। अब गेल को ये भाषा तो नहीं आती, तो गेल क्या करेंगे, ग्रामर तो अपनी भाषा की रखेंगे, जमैकन की, वोकैबलरी है वो रोनाल्डो से ले लेंगे। तो ये अपनी भाषा के हिसाब से कहेंगे मी गो, मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, जो भी इनकी भाषा में मतलब निकल रहा है। अब मी गो कह के निकल रहे हैं क्रिस गेल। तब दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसे बनती है एक चीज़ के ऊपर कि मी गो, अब रोनाल्डो को भी समझ में आ रहा है मी गो का मतलब जाना ही हो रहा है। गेल भी रोनाल्डो की भाषा से समझ लिया कि गो का मतलब जाना हो रहा है। तो इस मी गो को इन्होंने नई भाषा
मान लिया, जिससे अपनी एक नया जाने के संदर्भ में एक अपनी भाषा को तैयार कर लिया। तो दो भाषाएं मिली, एक पुर्तगाली थी, एक जमैकन थी। दोनों इंसानों को, व्यापारियों को एक दूसरे की भाषाएं नहीं आती थी, तो उन्होंने एक दूसरे की सुन सुना के एक अपनी नई भाषा को तैयार कर लिया, जो नेचुरल है, जो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप बनी है, और जो भाषा एक तरह से जिसके ऊपर सोशो लिंग्विस्टिक प्रेशर कहीं ना कहीं काम किया है, जिस पे ये इस वजह से ये एक नेचुरलाइज्ड लैंग्वेज कहीं ना कहीं तैयार हो गई, जो दो भाषाओं के, अलग अलग भाषाओं के मिलने से एक नई भाषा तैयार हो रही है, जिसका बहुत ही सिंपल सा ग्रामर है, कॉम्प्लिकेशन किसी भी चीज़ का उस भाषा में नहीं है। और मगर यहाँ एक दिक्कत हो सकती थी, अगर इन दोनों की कोई कॉमन लैंग्वेज होती, जिसे अपन इंटर लैंग्वेज कहते हैं, इंटर लैंग्वेज, कोई कॉमन लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो के पास और गेल के पास एक कोई कॉमन, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एक भाषा होती, तो इनको नई भाषा कॉइन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये दोनों उसी में समझ लेते, इंग्लिश वाली के अंदर ही, कि चलो ठीक है, बातचीत एक कॉमन लैंग्वेज है, इसमें हो जाएगी। मगर इनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज भी नहीं है। इनके पास कैसी लैंग्वेज है? अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं हैं, एक दूसरे की सुन सुना के शब्द बना रहे हैं, शब्द बनाने के बाद एक नई लैंग्वेज पैदा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा मी गो, ये एक भाषा इन्होंने बना ली, ये पिजिन है। अब धीरे धीरे मानव की विकास यात्रा में अपने ये स्टेबल होंगे, एक सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे, फिर यही लैंग्वेज उनके जो बच्चे जब यूज़ में लेंगे, इसे एक लिंग्विस्ट हैं बिकर्टन, जो बिकर्टन की ज़बान में कहें तो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनमें ये नेटिवाइज्ड हो जाती है। यही पिजिन धीरे धीरे उन बच्चों को दिन रात बोलने लगते हैं, उसकी ग्रामर बन जाती है। इसी भाषा में ये यूपीएससी, आईएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं दे रहे होते हैं, तब वो स्टेबल भाषा कहलाती है क्रियोल। तो दो चीज़ें हैं, पिजिन एंड क्रियोल। जो लैंग्वेज नेटिवाइज्ड हो गई पिजिन से, वो क्रियोल बन गई। और जो पिजिन क्या थी? दो अलग अलग भाषाएं आपस में मिली, दो लोग मिले, एक दूसरे से संवाद के लिए उन्होंने किसी तीसरी लैंग्वेज को घड़ा, और वही क्या हुई? एक तरह से आपकी पिजिन हुई। पिजिन जब स्टेबल होगी तब क्या बनेगा? क्रियोल बनेगा। तो ये चीज़ पिजिन और क्रियोल का आपके लिए बेसिक आइडिया है। अब इसमें तो कुछ विल प्रोसीड अहेड, कुछ एक चीज़ें और हैं, उसको देखते हैं। क्या ये पिजिन क्रियोल, अब इस पिजिन क्रियोल में स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसे भाषा का आदान प्रदान होता है? यहाँ दो वर्ड हैं, दो कंसेप्ट हैं, सुपर स्ट्रेट एंड द अदर वन इज कॉल्ड सुपर स्ट्रेट एंड द अदर वन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। सुपर स्ट्रेट का आइडिया रॉबर्ट ए हॉल जेआर ने दिया था। ये नाम इब्तिदाई हिस्से में अपनी क्लास के आ रहा है, ये इनिशियली है, ये अपन को इवेंचुअली लास्ट तक देखने को मिलेगा, इस नाम को ध्यान में रखना है, रॉबर्ट ए हॉल जेआर। दूसरे हैं एस्कॉली, आइजिया एस्कॉली नाम से एक इटालियन लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने सबस्ट्रेट का एक अपन को कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये है क्या चीज़? इसे समझने के लिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। ये कमरा साउंड प्रूफ है। दिस इज आवर सेंटेंस, ये कमरा साउंड प्रूफ है। अब इस सेंटेंस को अगर अपन पढ़ते हैं तो अपन बोल तो हिंदी रहे हैं, मगर अपने बीच में अंग्रेजी के कुछ एक शब्द घुसा दिए हैं इसमें, तो क्या अपन इंग्लिश बोल रहे हैं? इसके सिंटेक्स से पता चल रहा है ये और है से कि अपन हिंदी में ही बात कर रहे हैं। ऐसा ही पिजिन्स के साथ होता है जब नई भाषा बनती है। मास्टर है, साहब है, यूरोपियन मास्टर है,
उसकी लैंग्वेज किस हिसाब से काम करती है, लेक्सिफायर लैंग्वेज, सुपर स्ट्रेट लैंग्वेज की तरह। लेक्सिफायर का मतलब होता है वोकैब, आपकी वोकैबलरी, आपके शब्द, और ग्रामर का मतलब है आपका सिंटेक्स, ये और है ग्रामर। अब मास्टर आएगा, जहाँ भी व्यापार करने, यूरोपियन गए दूसरे देशों में, कैरेबियन आइलैंड गए, अफ्रीकन कोस्ट पे गए, नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट पे गए, जहाँ भी जिनको भी गुलाम बनाया, तो आपस में इंटरेक्शन करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, मास्टर की, यूरोपियन जो मास्टर साहब की भाषा से शब्द उठाए, साउंड प्रूफ, और उन शब्दों को जो वो दिन रात अपनी जो भाषाएं बोला करते थे उनमें कहीं ना कहीं पिरो दिया। जैसे ये कमरा है, इसमें मैंने साउंड प्रूफ डाल दिया, या ये रूम साउंड प्रूफ है। अभी भी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, शब्द लिए हैं मैंने, तो शब्द कौन सी भाषा देगी, मास्टर की भाषा देगी, जिसे कहा गया सुपर स्ट्रेट। और ग्रामर किसकी होगी, सब स्ट्रेट, किसकी भाषा, जो जिनको गुलाम बनाया जा रहा है, जिनके साथ व्यापार किया जा रहा है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी भाषा ग्रामर का काम करती है। और सुपर स्ट्रेट किसकी भाषा काम कर रही है, एक तरह से वोकैब, जो मास्टर की भाषा है। इस तरह से पिजिन और क्रियोल बनती हैं, इन दो स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रेट और सब स्ट्रेट से। पिजिन, जैसे मैंने कहा, दो भाषाएं अलग अलग, कोई कॉमन लैंग्वेज पास नहीं है, एक नई भाषा बना रहे हैं। वो भाषा जब स्टेबल होगी, उसके पास ग्रामर तो है पिजिन के पास थोड़ा बहुत, स्टेबल होने के बाद ग्रामर भी बढ़ेगा, वोकैब भी बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे उसके अंदर, वो तब नेटिवाइज्ड हो जाएगी। जब उनके बच्चे, उनके प्रीकर्सर्स आगे उस ज़बान को यूज़ में लेंगे तो वो क्रियोल बन जाएगा। अब ये एक कंसेप्ट था पिजिन और क्रियोल को समझने के लिए। अब ये पिजिन एंड क्रियोल का आइडिया हमें थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा कि इन चीज़ों के बारे में पहले भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बातें तो हो रही थी, मगर ये डोमिनेंस में एक बोलियाँ, उपबोलियाँ, इनके बारे में पढ़ा जाना, ये कैसे जो मेन लैंग्वेज है उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इतना अध्ययन नहीं होता था। मगर इन दो टर्म्स का जिसे फादर कहा जाता है कहीं ना कहीं, उसका नाम है ह्यूगो शुकर्ट। पिजिन एंड क्रियोल फिलियोलॉजिस्ट थे ये, जर्मन। और पिजिन एंड क्रियोल का ये कॉन्सेप्ट या इसके बारे में, डायलेक्ट के बारे में हल्की सी बात करने वाला जो इंसान को दिखता है, तो वो है ह्यूगो शुकर्ट, और इन्हें फादर ऑफ दिस थिंग कहा जाता है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में इनका 19वीं सेंचुरी में ये काम कर रहे थे। ये रोमांस लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे, और रोमांस लैंग्वेजेस को और दूसरे डायलेक्ट ने कैसे इन्फ्लुएंस किया उस चीज़ को ये पढ़ रहे थे। मगर इनके जो गाइड थे, एंड हिज गाइड रिब्यूक्ड हिम, इनके गाइड ने इन्हें फटकार लगाई कि तुम क्या छोटे मोटे डायलेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो, जो डोमिनेंट जो बड़ी ज़बानें हैं उनके बारे में पढ़ो, ये कहीं काम नहीं आएगा। उसके बाद इनकी स्टडीज़ में कोई ज़्यादा अपन को वो नहीं मिलता है। इनको रिवाइव करने का काम करते हैं, जैसे मैंने एक नाम लिया था पीछे, रॉबर्ट ए हॉल जेआर, ये इनको रिवाइव करेंगे। अब रिवाइव क्यों करेंगे, इसका कारण अगर अपन आगे देखते हैं। यहाँ तक कुछ एक कंसेप्चुअल बातें थी कि डोमिनेंट लैंग्वेज को जेनेटिक लीनिएज, वंशक्रम के आधार पे पढ़ लिया गया, डायलेक्ट को छोड़ दिया गया, पढ़ाई नहीं करी गई। हल्का फुल्का ह्यूगो शुकर्ट, जिसे फादर ऑफ पिजिन क्रियोल कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है, उनमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पर एक्सटेंसिव स्टडी इस पे हो नहीं रही है। आगे जाके रॉबर्ट ए हॉल जेआर हैं, इस पे बात करते हैं। वो क्या है, रॉबर्ट ए हॉल जेआर ने पिजिन एंड क्रियोल लैंग्वेजेस नाम से कुछ लिखा। 1960s के आसपास ये इस चीज़ को, पिजिन एंड क्रियोल साइकिल है, इसके ऊपर बात करते हैं, और पिजिन एंड क्रियोल लैंग्वेज पे खुल के एक्सटेंसिवली बात करते नज़र आते हैं। अब सवाल ये है कि कहाँ ज़रूरत पड़ी रॉबर्ट ए हॉल जेआर को ऐसे सोशियो लिंग्विस्ट की फील्ड में इन चीज़ों का जिक्र करने की। दो तीन बातें इसमें समझ सकते हैं। इनसे पहले जो भी स्ट्रक्चरलिस्ट हुए वो किन चीज़ों की बात कर रहे थे, वो जो भी स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो मानते थे कि भाषा की लेयर्स तो बहुत सारी हैं और भाषा इन्नेट नहीं है, बाहर के उन लेयर को ढूंढोगे तब मिलेगी।
फिर नॉम चॉम्स्की आते हैं। चॉम्स्की कहते हैं बच्चे के अंदर ही भाषा, लैंग्वेज, ग्रामर, सिंटेक्स सारी चीज़ें उसके अंदर ही हैं, वो अपने आप बना लेता है। इस तरह की सब चीज़ें थी। समाज की कौन सी चीज़ें, मानव के कैसे इंटरेक्शन पे और भी कुछ बन रहा है जिस पे जिक्र नहीं हुआ, वो रॉबर्ट ए हॉल जेआर बात करते हैं। कारण क्या रहा उस पे देखते हैं। ये एक तस्वीर आपको बहुत दिख रही होगी, इसमें एक बहुत बड़े फिगर मार्टिन लूथर किंग जेआर, मार्टिन लूथर जूनियर, और बहुत सारा लवाजमा, यहाँ बहुत सारी जनता प्रोटेस्ट कर रही है और ये एक लीडर की तरह पेश आ रहे हैं यहाँ पे। ये 1960 के आसपास की बात है। सिविल राइट मूवमेंट जिसे अपन कह सकते हैं अमेरिका में, सिविल राइट मूवमेंट 1960 के अंदर सिविल राइट मूवमेंट, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं अमेरिका में। किसके लिए? वोटिंग राइट्स के लिए। वोटिंग राइट्स, लैंग्वेज के लिए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कारण क्या था? 1960 एक ऐसा वक्त, 50-60 का वक्त, जब पोस्ट कॉलोनियल उत्तर उपनिवेशवाद का दौर, जहां अब कॉलोनीज़ हैं वो बिखर चुकी हैं। कॉलोनीज़ से जो कॉलोनाइज़र हैं वो तो चले गए हैं, मगर कुछ नई भाषाएं छोड़ के चले गए हैं। अब जिन कॉलोनीज़ में जो लोग रहते थे, अब वो ब्रिटेन और अमेरिका बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने भी जा रहे हैं। जो एफ्रो अमेरिकन कलर्ड लोग हैं, कैरेबियन लोग यहाँ आ रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, अपनी एक लैंग्वेज ज़बान बोल रहे हैं, मगर उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। मगर धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पे प्रेशर बिल्ड किया जाता है। लोग अपने अधिकारों की, अपने राइट्स किसी भी तरीके, भाषाई अधिकार हैं या फिर ये कहें कि वोटिंग का अधिकार है, इन सब पे बात करने लगते हैं और ये लोग प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। अब इनकी लैंग्वेज डोमिनेंस की तरफ बढ़ती है। अब इनकी भाषाओं का जिक्र होता है क्योंकि इनके पास वोट बैंक है। और उस दौर में सोशियो लिंग्विस्टिक्स इतने बड़ा सिनेरियो जब हुआ तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि इन भाषाओं का अध्ययन भी किया जाना चाहिए, और उनमें से एक नाम है रॉबर्ट हॉल जेआर। और भी कई जैसे दूसरे एक ऐसे थिंकर देखने को मिलते हैं, उनका नाम है बिकर्टन। एक और थिंकर हैं वो हैं डेल हाइम्स। एक हैं जो कॉन्गो से बिलोंग करते हैं, इकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स में जिनका नाम चलता है, मुफने नाम से एक और थिंकर हैं। तो कई तरह के लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से इसके अंदर अपनी सोशियो लिंग्विस्टिक्स में अप्रोच रखते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एक चीज़ें, इसके जो मेजर ट्रेड्स हैं, पिजिन एक्चुअली है क्या उसको समझते हैं, उसके बाद क्रियोल को देखते हैं। परीक्षा में आने वाली चीज़ें भी इस तरह इसके अंदर शामिल हैं, एक ट्रेड्स के अंदर अपन इसमें देखते हैं। ये कुछ समझाने वाला मामला था। कोई भी चीज़ होती है वो ऐसे वैक्यूम नहीं होता, एक दिन से ऊपर से आसमान में नहीं आती, उसके पीछे कुछ एक कारण हुआ करते हैं। उन कारणों की अपन ने बात करी है अभी। अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिख रखा है और समझते हैं एक एक चीज़ को। द टर्म पिजिन itself originated from Cantonese English trade interaction। ये शब्द पिजिन है, ये कैंटनी, चाइना का एक प्रांत है ग्वांगजाओ। ग्वांगजाओ के अंदर, ग्वांगजाओ पोर्ट सिटी था, यहाँ ब्रिटिशर्स आते थे, व्यापार करते थे। भाषाएं दोनों की अलग अलग थी, नई भाषा बनती थी। तो उस भाषा को नई लैंग्वेज थी तो बात करते थे, तो नई भाषाएं पैदा होती थी। तो सबसे पहले ये वर्ड जहाँ सुनाई देता है, चाइनीज़ लोग बिजनेस को एक तरह से, पिजिन का मतलब बिजनेस है, बिजनेस का प्रोनाउंस करते थे वो पिजिन की। ए पिजिन, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ए पिजिन लैंग्वेज इज ए ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्ट लैंग्वेज। ये एक तरह की कॉन्टेक्ट लैंग्वेज है। कैसी? ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड। इसमें ग्रामर तो है मगर बहुत ही सिंप्लीफाइड ग्रामर है। दैट डेवलप्स बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट डू नॉट हैव ए लैंग्वेज इन कॉमन। ये दो
या दो से अधिक लोगों के बीच में पैदा होती है। कब? जब उनके पास बात करने के लिए कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। कॉमन लैंग्वेज इन कॉमन, टिपिकली इट्स वोकेबलरी एंड ग्रामर आर लिमिटेड। इसकी जो शब्द और इसके जो सिंटैक्स, इसका जो ग्रामर है वो बहुत ही लिमिटेड है। एंड ऑफन ड्रॉन फ्रॉम सेवरल लैंग्वेजेस, और बहुत सी भाषाओं से इधर उधर लिए हुए हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड इन सिचुएशन सच एज ट्रेड। व्यापार के लिए ऐसी भाषाएं पैदा हुई हैं। और जहाँ both groups speak languages different from the language of the country in which they reside। जहाँ वो लोग रह रहे हैं, दो कम्युनिटी रह रही हैं, दो सिविलाइजेशन, दो सभ्यताएं, कोई भी जब भी कभी इंटरेक्शन हुआ, आपस में एक लैंग्वेज थी नहीं बात करने के लिए, तो नई लैंग्वेज पैदा हो गई। ये वही बात बता रहा जो मैं ऊपर बताई। अब रॉबर्ट हॉल जे.आर. जूनियर क्या कहते हैं इसके बारे में, एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, ये क्या बताते हैं इसके बारे में। पिजन इज एन एडहॉक लैंग्वेज, ये एक एडहॉक लैंग्वेज, ये सिंप्लीफाइड भी है। अब सिंप्लीफाइड क्यों है? इसमें कॉपुला नहीं होते, इसमें आर्टिकल्स नहीं होते, इसमें ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शंस नहीं होते, इसमें फंक्शन वर्ड्स होते। फंक्शन वर्ड्स नहीं होते, कंटेंट वर्ड्स होते। कैसे? अब कॉपुला क्या है? कॉपुला जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लिंकिंग वर्ब्स है, लिंकिंग वर्ब है। इफ आई से ही इज ए टीचर, ही है वही टीचर है, ये लिंक कर रही है, इज है लिंक कर रही है, लिंकिंग वर्ब है, वो एक अध्यापक है। अब पिजिन में ये लिंकिंग वर्ब वगैरह, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं, कॉन्जुगेशन, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ ये लिख दिया जाता है ही टीचर, तो कोई कॉपुला नहीं है। अगला क्या है? आर्टिकल्स। नाउन को डिटरमाइन करने वाली चीज़ आर्टिकल्स अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ उसको डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेट इनडेफिनेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही नाम आ गया, सीधा ही नाउन को मेंशन कर दिया आपने। ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शंस नहीं है। ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देयर इज अ नाउन, सिंगुलर में जैसे मैं कहूँ कैट और प्लूरल में मैं बोल दूँ कैट्स, तो ये क्रियोल के अंदर एस या ई एस वाली चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। कम ये चीज़, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन, जितना कॉम्प्लिकेशन से बचा जाता है पिजन में उतना होता है, क्योंकि इतने झाड़ झंखाड़ वाली चीज़ें नहीं है इसमें। फंक्शन वर्ड्स वही आपकी सहायक क्रियाएं जो भी हैं, ऑक्सिलरीज हैं, वो नहीं मिलती हैं। कंटेंट वर्ड्स जो आपकी वोकेबलरी है, जैसे मैंने कहा गो है, वेंट नहीं है, तो वोकैब है वो आपको मिल जाएगी। ये पिजन की ही बात है। आगे लिखा है इसमें सिलेबल का भी एक तरह से सिंप्लीफिकेशन मिलता है इस भाषा में। किस लैंग्वेज में? पिजन में सिलेबल भी सिंप्लीफाइड है। अब सिलेबल क्या है? सिलेबल आपके स्पीच साउंड में वाल जो ध्वनि है, वाल जो आता है, स्वर की ध्वनि है, वो सिलेबल है। उसके साथ कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। इस चीज़ को अपन समझते हैं, फिर इन चीज़ों पे भी देखते हैं। कोडा, डिलीशन, मेटाथेसिस, एपेंथेटिक इंसर्शन क्या चीज़ है, क्लस्टर क्या चीज़ है। पहले सिलेबल को समझते हैं, उसके बाद ये चीज़ स्वतः ही समझ में आ जाएगी। एक सिलेबल है, किस चीज़ से बनता है? सिलेबल का एक हिस्सा होता है ऑनसेट, दूसरा हिस्सा होता है राइम या रीमा, राइम या रीमा, और इस राइम के दो हिस्से होते हैं न्यूक्लियस और कोडा। तो जो ऑनसेट है
ये आपका कॉन्सोनेंट है, सी से रिप्रेजेंट हो रहा है। न्यूक्लियस है, ये आपका वाल साउंड होगा, ये व्यंजन होगा, ये स्वर की ध्वनि होगी, और ये आपका कॉन्सोनेंट होगा। अब इसको अपन एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ आई से ये सिलेबल है, देयर इज अ वर्ड NEST, नेस्ट। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है NEST। अगला है स्पून, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है स्पून। ये अब इसमें अपन सिलेबल को देखें, पहले इस वाले हिस्से को देखते हैं। एन है, ये ऑनसेट है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ई है, वाल साउंड है, ये न्यूक्लियस है, ये वाल साउंड है। ये दोनों कोडा है और ये आपस में क्लस्टर बना रखा है, दो कोडा, दो सीसी साथ में आ रहे हैं। ये ऑनसेट, एक वाल साउंड, तो सिलेबल है। सिलेबल आपका, आपके स्पीच साउंड में आपका वाल साउंड, स्वर की ध्वनि है, उसके साथ कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। मगर ये कॉन्सोनेंट कई बार, ऑनसेट भी कई बार क्लस्टर में हो सकता है, कोडा भी क्लस्टर में हो सकता है, CCC भी हो सकता है, ये भी CCC हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जो पिजिन लैंग्वेज जब बनती है, तब इन क्लस्टर वगैरह का सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे अपनी भाषा में एक शब्द है टीनेजर। टीनेजर, किशोर को बोलते हैं टीनेजर। टीनेजर को जब आप पिजिन की तरफ लेके जाते हैं, अपने डायलेक्ट में बोलते हैं, तो इस टीनेजर का अपनी भाषाओं में क्या बन गया, टिंगर। टीनेजर से टिंगर बना दिया। तो जो भी क्लस्टर वगैरह बन रहे थे कोडा के, या फिर कोई ऑनसेट के, दो सीसी कहीं आ गए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दिया, वो सब हटा के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए टीनेजर का टिंगर बना दिया। एक वर्ड आता है अपने शैकल्स। शैकल्स, बंधन किसी चीज का। शैकल का अपने अपनी भाषा में क्या बनाया, अपनी लैंग्वेज में साकल। साकल, कोडा, सिंप्लीफिकेशन, ऑनसेट वगैरह जो भी है, जहां भी क्लस्टर बन रहा है कॉन्सोनेंट का, उसे तोड़ के आसान करने की कोशिश करिए। तो मतलब कहने का मतलब है, साउंड की जो तो अपनी ध्वनियां हैं, इनको आसान करने की कोशिश की जाती है पिजिन जब लैंग्वेज फॉर्मेशन होती है। और ये कोशिश भी नहीं है, नेचुरल चीज है, अपने आप ही हो जाती है। तो अब जैसे एक और अंग्रेजी के उदाहरण से समझते हैं। If I say there is a word called spoon, इसका ट्रांसक्रिप्शन है स्पून। अब इसमें ऑनसेट, कोडा और सब देखते हैं। एस और पी दोनों कैसी ध्वनियां हैं, वाल साउंड नहीं है, ये ऑनसेट है, दोनों के दोनों, और दोनों क्या है, सी सी है। एस भी सी है, ये भी सी है। ऊ का जो ध्वनि आई है, ये वाल साउंड है, ये आपका न्यूक्लियस है, और एन है, ये आपका कोडा है, सी है।
अब यहाँ ये लग रहा है कि ये क्लस्टर बन रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो वो पिजिन जब बनती है इतनी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, वो तो अपन पढ़ने के हिसाब से अब इन चीज़ों को भी सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है ये समझ रहे हैं। अब स्पून को कोई ऐसे बना दे, अब यहाँ ये C है, ये V है, ये C है, ये V है और ये C है। अब अपन यहाँ देख रहे हैं ये ऑनसेट है, ये न्यूक्लियस है, ये वापस कोडा का मामला है, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, क्लस्टर कहीं नहीं बनने दिए। C के बीच में V आ गया, C के बीच में V आ गया, तो सुपून बोल देगा। अगर स्पून बोलते हैं तो बोलने वाला अगला क्या बोल देगा, सुपून बोल देगा, वो क्लस्टर बनने ही नहीं दे रहा है। तो सिलेबल इस तरह से जैसे मैंने एग्जांपल दिया टीनेजर का टिंगर है, ऐसे ही शेकल्स का सांकल है, ऐसे ही जैसे स्ट्रोंग को अपने आसपास के एरिया में सट्रोंग भी बोला जाता है। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है उस तरह से कर लिया जाता है, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वो बोलते हैं। इसको तो अपन पढ़ने के लिए ट्रांसक्राइब करके बता रहे हैं, वो इतनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, मगर एक तरीका जो अपने पीछे लिखा था उस पर बात करिए अपन ने। वो ये था कि क्लस्टर को खत्म किया जाता है एपेंथेटिक इंसर्शन से। एपेंथेटिक मतलब एक शुरुआत में एक वाल साउंड का इंसर्शन करके आप क्या कर रहे हैं, क्लस्टर को खत्म कर रहे हैं। कोडा डिलीशन, कोडा डिलीशन क्या है, कोडा के अंदर जब मैंने लिखा एस पी, स्पून को एस पी स्पून, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है। तो यहाँ अपन को जो अगर कोडा के अंदर क्लस्टर में बनता हुआ दिखे किसी शब्द में, तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा था नेस्ट, NEST, नेस्ट, NEST, ये आपका ऑनसेट है, ऑनसेट कॉन्सोनेंट साउंड है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये वाल साउंड है, S और T आपके कोडा हैं जो CC है। अब ये एक ध्वनियों का गुच्छा बना रहे हैं यहाँ पे। अब ये बोलने में इसमें हो सकता है परेशानी हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए CC को कहीं ना कहीं बीच से तोड़ा जाता है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे मालूम नहीं, मैंने ये लिखा NEST, इसके अंदर N है वो आपका कॉन्सोनेंट है या ऑनसेट है, ये वाल साउंड है, ये दो CC गुच्छा बना रहे हैं। इस गुच्छे को तोड़ने के लिए कोई वाल साउंड या इंसर्शन ऐसा कर दिया जाता है। पिजन जब बनती बनाई बोलने की कोशिश की जाती है उसमें जानबूझ के नहीं, स्वतः ही हो जाता है भाषा का सरलीकरण के हिसाब से, तो अपन पढ़ने के हिसाब से बोल रहे हैं। मेटाथेसिस क्या चीज़ है, जो भी ध्वनियाँ हैं उनका इधर उधर होना। फॉर एग्जाम्पल if I say ask, ये शब्द है, इसका ट्रांसक्रिप्शन आस्क ऐसे है, तो इसको सिंप्लीफाई, इसको उनकी आसानी से इसका प्रोनाउंसिएशन हो सके, इसलिए ज़रूरी नहीं ऐसे भी पढ़ा जा सकता है आक्स। ये मेटाथेसिस है, शब्दों को आपकी जो साउंड है इनको इधर उधर भी रखा जा सकता है। वैसे ही कोडा डिलीशन मैंने बताया कि दो CC आ रहे हैं उनके गुच्छे को तोड़ना, वैसे ही क्लस्टर कॉन्सोनेंट के क्लस्टर को तोड़ा या कोडा डिलीशन वही बात है। एपेंथेटिक इंसर्शन, वाल का इंसर्शन करके, तो कहने की बात है सिलेबल पूरा का पूरा सिंप्लीफाई किया जाता है। किस चीज़ के अंदर, अपन जब बात कर रहे होते हैं पिजिन की, पिजिन के अंदर सिंप्लीफाइड सिलेबल्स ही आपको देखने को मिलते हैं। अगला जो है
एक और दूसरी चीज आ रही है, लैक ऑफ मॉर्फोफनेमिक वेरिएशन। मॉर्फोफनेमिक वेरिएशन भी कहीं ना कहीं पिजिन के अंदर अपन को लैक ऑफ, इनकी कमी मिलती है। मॉर्फोफनेमिक वेरिएशन अपन हिंदी की एक चीज से समझ लेते हैं। मैं अगर एक चीज लिखूं, दो शब्द लिखता हूं, दवा खाने, दवा खाने और दवा खाने, दोनों में फर्क है। दवा खाना मतलब दवा का खाना, और दवा खाना मतलब आपका मेडिकल स्टोर, आपका हॉस्पिटल, और ये दवा खाने से। अब ध्वनियाँ इतनी बारीक होती हैं किसी भी चीज़ की, उनके अलग अलग मतलब तो निकलते ही हैं, मगर उच्चारण भी अलग अलग भाषाओं में। जैसे अंग्रेजी के अंदर वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड, दो तरह के साउंड अपन देखते हैं। तो वॉइस साउंड जैसे तीन तरह की चीज़ें हैं, एस, इसके बाद जेड, इसके बाद एस से जैसे मैंने कहा दिस, मैंने कहा यूरोपियंस, मैंने कहा लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, यहां तीनों में अलग अलग एस जो साउंड है अपन को दिख रहा है। यहां दिस से दिख रहा है, यहां जे दिख रहा है यूरोपियंस, यहां इज दिख रहा है लैंग्वेजेस। तो इस तरह से ध्वनियां भी अलग अलग तरीके से, साउंड भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किए जाते हैं। अंग्रेजी के अंदर वॉइस्ड और वॉइसलेस है। तो मॉर्फोफोनेमिक ये वॉइस्ड, वॉइसलेस, ये सारी चीज़ें, दवा खाने, दवा खाना, इस तरह की चीज़ें पिजिन में नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो कोई स्टेबल ज़बान नहीं है। अभी उसमें इतनी बारीकियां और तारीकियां नहीं है लैंग्वेजेस के अंदर, अभी वो बनने की नेचुरल प्रक्रिया में है। वो जिस दिन स्टेबल होगी, वो क्रियोल बनेगी, तब ये चीज़ें हो सकता है उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। तो सीधा सा सिंपल सी चीज़ थी ये। और पिजिन के बारे में कुछ एक खास बात है। कीथ विनम नाम के एक लिंग्विस्ट रहे हैं, उन्होंने पिजिन के बारे में कहा है, पिजिन्स नीड 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम विद वन टू फॉर्म। Pigeons need 3 languages to form with one superstrate. पिजिन को 3 भाषाएं चाहिए, एक भाषा है वो सुपर स्ट्रेट होनी चाहिए। तो मैंने जो पीछे आपको जो बात बताई थी, सुपर स्ट्रेट क्या है, सब स्ट्रेट क्या है, कैथ विनम का ये विकिपीडिया पे दे रखा है। तो पेपर को बनाते वक्त कई बार सीधा उसको भी एक तरह से आप, जो भी चीज़ मैंने पिछले सिलेबस डिस्कस करते वक्त बताई थी कि वहाँ से भी चीज़ों को उठा के देख लेना चाहिए। कई बार सीधा स्टेटमेंट आ जाता है किसी थिंकर का, किसी लिंग्विस्ट का, तो वो भी ज़रूरी है। केथ विनम ने ये बात डेल हाइम्स, जो एक लिंग्विस्ट रहे हैं, ये एक पिजिन एंड क्रियोल के ऊपर 1968 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जमाइका में, वहाँ इनका डेल हाइम्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो एक बुक लिख रहे हैं और उसी के अंदर केथ विनम है ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पिजिन्स नीड 3 लैंग्वेजेस टू फॉर्म विद वन सुपर स्ट्रेट। ये केथ हिम का एक स्टेटमेंट है पिजिन्स के बारे में। दूसरा, पिजिन्स की क्या खास बात है, सिंप्लीफाइड क्लॉज स्ट्रक्चर इनमें मिलता है। यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। सीधी सीधी बात में, जैसे मी गो मैंने बताया था, मैं जाता हूँ, मैं जाता, मैं गया, गई, सीधी सी बात में, सिंपल सेंटेंस में बात कही जाती है। बेसिक वाल साउंड, अब जैसे 20 ध्वनियाँ हैं अपने पास वाल के अंदर अंग्रेजी में, यहाँ अपन को जो बेसिक जो लेटर्स हैं जिनसे ध्वनि पता चले, ए, तो जो बेसिक ध्वनियाँ हैं वही इसके अंदर पिजिन में मिलती हैं, अपने आप स्वतः पैदा हुई हैं। तो इस लैंग्वेजेस के अंदर एक तरह से क्या है, एक भाषा के बनने की, स्टेबल होने की प्रक्रिया है। 2 लैंग्वेजेस आपस में इंटरेक्शन हुआ तो ये बनी है, तो इसलिए इनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कहीं भी नहीं। एब्सेंस ऑफ इंटर लैंग्वेज, इंटर लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा था रोनाल्डो के पास और क्रिस गेल के पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। तो कॉमन लैंग्वेज होती तो वो नई लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मी गो वाली,
तो वो क्या किया, उन्होंने कॉमन लैंग्वेज के एब्सेंस में एक नई लैंग्वेज बनाई। अगर कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश होती तो वो इंग्लिश में बात कर लेते, नई लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत ही नहीं। सिंपल ग्रामर है, लिमिटेड वोकेबलरी है, ये पिजिन की खास बात है। अब एक चीज़ आती है इसके अंदर, क्या सभी पिजिन क्रियोल बन जाते हैं? सभी पिजिन सभी पिजिन क्रियोल नहीं बनते हैं। इस भाषा की विकास यात्रा में कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो यूज़ नहीं आते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे के सारे पिजिन ही क्रियोल बनेंगे। जो ज़रूरत है, जो स्टेबिलिटी में काम आ रहे हैं, जिनको अच्छे से नेटिवाइज्ड किया गया है प्रीकर्सर ने, वो शब्द हैं, पिजिन हैं, वो आगे भाषा में आगे जाके वो आपकी क्रियोल भाषा क्रियोल बन जाती है। अगली जो चीज़ है वो है क्रियोल। क्रियोल ओरिजिनली मेंट वाइट कॉलोनिस्ट बोर्न इन ट्रॉपिक्स। कोई कॉलोनियल मास्टर, कोई यूरोपियन जो पहले, जिसके पूर्वज कहीं ऐसी जगहों पे चले गए जहाँ जिनको किसी ने गुलाम बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई राइटर है, बहुत से लिटरेचर में आप राइटर पढ़ते हैं जो पैदा ही इंडिया में हुए, तो एक यूरोपियन मास्टर जो किसी कॉलोनी में पैदा हुआ उसे क्रियोल बोला जाता था। और ये तो इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है इस शब्द का। आगे इसे भाषा के तरीके से भी अपन पढ़ते हैं। क्रियोल फ्रेंच क्रियोले, स्पेनिश क्रियोलो और क्रियोलो पोर्चुगीज़ का वर्ड है, इससे आया है। इसका मतलब क्रायर वर्ब से निकला है, टू ब्रीड और टू रेज, कुछ पैदा करना, कुछ बनाना, इस चीज़ से क्रियोल हुआ है। लैटिन में भी क्रेयर नाम से ऐसी ही एक वर्ब मिल रही है जिससे ये निकल के आया है। इससे आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये इसके एटिमोलॉजी है, ये कहाँ से पैदा हुआ शब्द, उसके बारे में बात है। क्रियोल इज ए नेटिवाइज्ड लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज को नेटिवाइज्ड कर लिया गया, पिजिन था कोई, फिर पिजिन जो बोल रहे थे उनके जो आगे के जो संतानें हैं वो आई और उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, नेटिवाइज्ड कर लिया। बिकर्टन नाम से यहाँ एक थिंकर हैं। बिकर्टन ने एक चार्ट के जरिए ये समझाया कि ये नेटिवाइज्ड बच्चों के द्वारा की जाती है। पिजिन को कैसे की जाती है? उन्होंने कहा सबसे पहले होता है जार्गन, जार्गन के बाद होता है आपका पिजिन, फिर ये पिजिन स्टेबल पिजिन बनता है, उसके बाद स्टेबल पिजिन है क्रियोल बनता है। अब जार्गन क्या है? जार्गन एक तरह का रुडिमेंट्री पिजिन ही है। जार्गन एक ऐसा शब्द जो बहुत टफ लगे, जो समझ में नहीं आए। तो पहले जो दो लोग आपस में मिलते हैं उनकी भाषा एक तरह से जार्गन ही होती है, उनको आपस में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर उस भाषा से वो शब्द का मतलब निकालने, जैसे मैंने वर्ड दिया था गो, जैसे गो वर्ड था, इससे पहले पता नहीं था उन दोनों को कि गो का मतलब क्या हो रहा है। वो गो बोल रहा है, वो भी गो बोल रहा है, फिर समझ में आया गो का मतलब जाना है, तो यही एक लैंग्वेज रखते हैं गो। गो फिर धीरे धीरे पिजिन बनता है, ये धीरे धीरे स्टेबल बनता है और ये फिर क्रियोल में शामिल हो जाता है। और इस चीज़ को बिकर्टन, जो इकोलॉजिकल एक तरीका है लैंग्वेज का पढ़ने का, जैसे डार्विन ने बताया था पहले जिराफ की गर्दन ऐसे थी, वो लंबी क्यों हुई, एक पूरी आपकी प्रोसेस कैसे होती है, किसी भी चीज़ की पूरी प्रोसेस, विकास यात्रा, वंशक्रम, कैसे प्रोसेस कैसे बढ़ती है कोई चीज़ की, वही बिकर्टन भाषा में बात कर रहे हैं कि पिजिन और क्रियोल इस तरह से बनते हैं। मुफेनु नाम से एक कोंगो के दूसरे एक लिंग्विस्ट रहे हैं, वो भी पिजिन और क्रियोल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिनका विकिपीडिया के ऊपर 2-3 लाइनें पड़ी हैं। वो चाहें तो आप देख सकते हैं परीक्षा के हिसाब से,
अदरवाइज पिजिन एंड क्रियोल का समझने के हिसाब से यही चीज़ थी आपके। अब जो आपको मैंने क्वेश्चन भेजे थे आप उससे पढ़ेंगे तो आपको समझ में लगेगा कि थोड़ा बहुत ये जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप समझ के उनको अब अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग बनेगी। पर कई बार एक दूसरी चर्चा भी चलती है इन्हीं पिजिन एंड क्रियोल में, क्या हिंदुस्तान में ऐसी कोई भाषाएं नहीं देखने को मिलती? जैसे मुंबईया लैंग्वेज है, बम्बई की भाषा, या बॉलीवुड की जो मुंबईया लैंग्वेज बॉलीवुड में यूज़ हो रही है, या बाजार हिंदुस्तानी लैंग्वेज है एक, बाजार हिंदुस्तानी। इस लैंग्वेज पे चैटर्जी नाम के एक बंगाली लिंग्विस्ट थे जिन्होंने 1931 में एक रिसर्च पेपर लिखा था बाजार हिंदुस्तानी नाम से, या बाजार हिंदुस्तानी का उसमें जिक्र किया। उन्होंने जारगन डायलेक्ट नाम से एक रिसर्च पेपर लिखा, पूरा टाइटल मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है मगर उसके कुछ एक वर्ड्स जारगन डायलेक्ट नाम से एक पेपर था, उसमें वो बाजार हिंदुस्तानी का जिक्र और ये सब करते हैं। जो बंगाल के अंदर अलग अलग तमिलियंस और अलग अलग भाषाओं के लोग मिल रहे हैं, वो एक भाषा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं इस पे बातचीत या डिबेट चलती रहती है कि ये भी क्या पिजिन की कैटेगरी में है, मगर वहाँ समस्या ये दिखती है बाजार हिंदुस्तानी के अंदर कि वो अभी इतनी डेवलप हुई नहीं है, वहाँ कॉमन लैंग्वेज भी मिल रही है, तो एक तरीके से वो भाषाएं पिजिन की कैटेगरी में नहीं हैं, मगर इनका जिक्र मिलता है। बाजार हिंदुस्तानी एक काइंड ऑफ एक तरीके का पिजिन कंसिडर किया जाता है, भले ही वो फुल फ्लेजली ना माना जाए। तो बाजार हिंदुस्तानी के जो शब्द हैं वो, तो ये आपकी आज पिजिन और क्रियोल के ऊपर क्लास थी। शुक्रिया।